फटाफट से, है ना। मैंने क्या कहा था यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम लोगों ने यहां से शुरुआत की है, फिर मैं इसलिए पहले तुमको समझा दिया, फिर इस वीडियो को अपलोड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, मैं आधा काट दूंगा इसको, ठीक है। देखो यहां से ध्यान से समझना, भाग 2 के अंतर्गत संविधान में नागरिकता का प्रावधान है। कौन से भाग में है? भाग 2। कल हमने कौन सा भाग पढ़ा था? भाग 1। भाग 1 में जैसे 1 से 4 तक के अनुच्छेद थे, ऐसे ही भाग 2 में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11 तक के, ठीक है, जिसमें नागरिकता के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये अनुच्छेद कोई बहुत विशेष अनुच्छेद नहीं है, या इनमें लिखी गई बातें कुछ बहुत विशेष बातें नहीं है। ज्यादा विशेष इस भाग के अनुच्छेदों से नागरिकता का अधिनियम है, जो कब बनाया गया था? 1955 में बनाया गया था। 1955 में ये नागरिकता का अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में ज्यादा चीजें, ज्यादा प्रावधान है, ठीक है ना। तो संविधान क्या कहता है नागरिकता के बारे में, थोड़ा सा यहां ध्यान से समझते हुए चलोगे। मैंने कहा था कि नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, तो क्या बोलना है? ब्रिटेन से। पहले यहां ध्यान दो सामने, नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत में जो नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। एकल नागरिकता का मतलब यहां केवल भारत की नागरिकता है, यहां केवल संघ की नागरिकता है, केंद्र की नागरिकता है, हम भारत के नागरिक हैं। यहां राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। समझ रहे हो बात को? हम राज्यों के निवासी हैं, नागरिक नहीं है। नागरिक केवल और केवल किसके हैं? भारत के। अमेरिका का व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं टेक्सास का भी नागरिक हूं और अमेरिका का भी नागरिक हूं, मैं अलास्का का भी नागरिक हूं और अमेरिका का भी नागरिक हूं, क्योंकि वहां नागरिकता कैसी है? दोहरी नागरिक। अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, इन दोनों जगह नागरिकता के प्रावधान कैसे हैं? दोहरी नागरिकता। हमने नागरिकता ली है ब्रिटेन से और प्रणाली अपनाई है कौन सी? एकल नागरिकता की प्रणाली। क्लियर है इतना? केवल और केवल हमारे यहां केंद्र की नागरिकता होती है, राज्यों की नागरिकता नहीं होती है। संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के प्रावधान, यानी जब संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता के लिए कौन सा प्रावधान था। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया था कि यदि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, जन्म के आधार पर, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है ना। दूसरा, उसके माता या पिता का जन्म जो है वो भारत में हुआ हो अगर, तो भी वो क्या है? भारत का नागरिक है। तीसरा, वो 26 जनवरी 1950 से, अब देखो भैया, किसी का जन्म अगर भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक कहलाया जाएगा, है ना। बड़ी सिंपल बात है, अनुच्छेद 5 में लिखी है। भाई अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा? भारत का नागरिक होगा, अनुच्छेद 5 के अनुसार। अनुच्छेद 5 का यहाँ पे दूसरी बात क्या कह रहा है? 5 कि उसके माता या पिता का जन्म अगर कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, तो भारत का नागरिक कहलाएगा वो बच्चा। तीसरा क्या है कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ, अगर कोई व्यक्ति इससे 5 साल पहले से भारत में रह रहा है, यानी लगभग कब से? 1945 या उससे पहले से भारत में रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। अरे भाई 1950 से पहले भी तो यहाँ लोग रहते रहे होंगे, 1945 में भी तो लोग रहते थे भारत में, रहते थे या नहीं रहते थे? भारत में अंग्रेजों के अलावा भारतीय भी तो थे, तो उन भारतीयों की नागरिकता उनको कैसे मिली है? इसी आधार पर तो मिली है। उन भारतीयों को नागरिकता मिली है कि वो संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में थे। किसी को जन्म के आधार पर नागरिकता मिल गई है, किसी को उसके माता या पिता के आधार पर नागरिकता मिली। इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा, यहाँ पे अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया, जब भारत का विभाजन हो गया था तो कुछ लोग पाकिस्तान से कहां आ गए थे? भारत आ गए थे। तो जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी नागरिकता का क्या होगा? तो संविधान में कहा गया कि उन व्यक्तियों के लिए विधिक प्रावधान की तिथि जो थी वो 19 जुलाई 1948 थी। इस दिन दोनों देशों के बीच इधर उधर जाने के लिए परमिट की व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। अगर कोई व्यक्ति परमिट लागू होने से पहले आया है, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले आया है, तो वो भारत का नागरिक है ही है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो साधारण तौर पर भी भारत का नागरिक है। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है, विभाजन कब हुआ? 1947।
समझ रहे हो बात को? भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, तो पाकिस्तान से जो भारत आए, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं तो भारत के नागरिक हैं बिना कुछ किए हैं। लेकिन अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो वो 6 माह तक भारत में रहेगा, तब जाकर के उसको नागरिकता मिलेगी। बात समझ आ रही है? 6 माह बाद वो पंजीकरण करवा सकता है नागरिकता के लिए। यहां पे अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 7 कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन किए गए लोगों की नागरिकता, यानी ऐसे जैसे मैंने कहा ना 6 में क्या था, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का क्या होगा, ऐसे भी लोग थे जो भारत से पाकिस्तान गए परंतु बाद में फिर से वापस भारत आ गए, ठीक है ना। उन्हें पाकिस्तान में जाकर के समझ आया कि हम भारत में ही ठीक थे तो वो वापस भारत आ गए। अब जो लोग पाकिस्तान गए थे परंतु भारत वापस आ गए तो उनके लिए नागरिकता का क्या होगा? क्या उन्हें नागरिकता नहीं देंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे। वो भूलवश चले गए थे ना, वहां पे आ तो गए ना वापस, समझ रहे हो बात को? तो उनके लिए नागरिकता के प्रावधान में कहा गया है कि अगर कोई 1 मार्च 1947 से पहले चला गया था पाकिस्तान, 1 मार्च 1947 से पहले लौट गया था पाकिस्तान से, समझ रहे हो बात को, तो डायरेक्ट भारत का नागरिक ऐसे भी है। लेकिन अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद लौटा है पाकिस्तान से तो उसे 6 माह के बाद जो है नागरिकता दी जाएगी, समझ रहे हो? ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? अनुच्छेद 7 कह रहे। अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है कि वह बच्चा जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है पर यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तो उस बच्चे को भी क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। बड़ी साधारण बातें हैं, कोई बहुत हाई फाई बात तो है नहीं ना। अनुच्छेद 9 क्या कह रहा है कि अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ले लोगे, कल को आप फ्रांस से ले गए, वहां की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है कि नागरिकता का बना रहना जब तक आप कोई देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी कार्य ना करो, आपकी नागरिकता आपसे छीनी नहीं जा सकती। परंतु अगर आपने देश के विरोध में कोई कार्य कर लिया या ऐसा कार्य कर लिया जो राष्ट्र हित से संबंधित है, राष्ट्र अहित से संबंधित है, ऐसा कोई कार्य कर लिया तो आपकी नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है, अन्यथा आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है कि नागरिकता के संबंध में कानून या विधायी शक्तियां, कानून का मतलब विधायी शक्तियां, वो किसके पास होंगी? संसद के पास होंगी। यानी संसद को पूरा अधिकार है कि वो नागरिकता के संबंध में क्या बनाए? कानून बनाए। बड़ा सिंपल है, देखो 5 कह रहा है कि जन्म के आधार पर या तो नागरिकता, ठीक है ना, या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या कह रहा है कि संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। अनुच्छेद 5 के अनुसार इन 3 चीजों से नागरिकता मिल जाएगी, समझ रहे हो? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950, तब के लिए, ठीक है ना। अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया है विभाजन के समय पे तो उसकी नागरिकता उसको कैसे मिलेगी? अगर कोई पाकिस्तान से भारत आया है 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है तो डायरेक्टली भारत का नागरिक है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो उसे 6 माह बाद भारत का नागरिक बनाया जाएगा। बात समझ आ रही है? अनुच्छेद 7 में क्या था? भारत से पाकिस्तान जा चुके लोग परंतु वापस आ गए थे बाद में जो भारतीय, ठीक है ना, जो चला गया तो चला गया, उसका हमने क्या करना? जो वापस आ गया था उसके लिए नागरिकता का प्रावधान होगा ना। अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया है तो वो जब भारत वापस लौटेगा तो 6 माह बाद नागरिक कहलाएगा। और अगर कोई 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गया था परंतु उससे पहले लौट गया है तो उसको जो है डायरेक्टली नागरिकता मिल जाएगी, उसको 6 माह वाला प्रावधान नहीं लगेगा। अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है कि भारत से बाहर जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता क्या है? भारतीय हैं। अनुच्छेद 9 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 9 कह रहा है कि विदेशी नागरिकता अगर आपने ली तो आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है? नागरिकता आपकी बनी रहेगी जब तक आप कोई राष्ट्र विरोधी कार्य न करें, यानी अगर आपने राष्ट्र विरोधी कार्य किया तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। आई बात समझ में? अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। याद हो जाएंगे, ऐसे ही याद कर लेने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत हाई फाई अनुच्छेद नहीं है कि जिनमें बहुत भयंकर भाषा है, समझ ही नहीं आ रहे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, है ना। बड़े नॉर्मल अनुच्छेद हैं, क्लियर है इतना।
अब आ जाते हैं हम मेन बात पर, जो इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नागरिकता अधिनियम। क्या चीज है? नागरिकता अधिनियम। तो नागरिकता का जो अधिनियम है ये किस वर्ष बनाया गया था? 1955। इस अधिनियम को किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? बताओ क्वेश्चन, इस अधिनियम को किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 11 कह रहा है ना। तो किसके तहत बना होगा? ये नागरिकता का ही तो कानून है, समझ रहे हो? कौन सा अनुच्छेद के तहत बना है? अनुच्छेद 11। समझ गए बात को? 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया, ठीक है भैया। 1986 में इसमें पहला संशोधन हुआ। पहला संशोधन कब हुआ? 1986। 1986 में पहला संशोधन हुआ नागरिकता के कानून में, समझ गए? जो कानून बनाया गया था। 1992 में इसमें दूसरी बार संशोधन हुआ। कब संशोधन हुआ? 1992। इसमें संशोधन होते रहा है, समय समय पर होते रहा है। इसमें 2003 में संशोधन हुआ है, 2005 में संशोधन हुआ है। इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे कि क्या क्या संशोधन हुए हैं, समझ रहे हो बात को? अब यहां नागरिकता के संबंध में जो अनुच्छेद हैं उनसे ज्यादा प्रावधान इस अधिनियम में है, समझ रहे हो? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, भारत की नागरिकता कितनी विधियों से ली जा सकती है? तो 5 विधियों से। कितनी विधियों से ली जा सकती है? 5। इन 5 विधियों को मेंशन किया गया है नागरिकता अधिनियम में, जिनमें सबसे पहली विधि जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली विधि क्या है? तो पहली विधि है जन्म के आधार पर, बाई बर्थ। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। यानी आप मतलब बाई बर्थ जो है ना, वो ये राइट रखते हैं कि आप क्या हैं? भारत के नागरिक हैं। आई बात समझ में? जन्म के आधार पर भारत का नागरिक कैसे? तो अगर कोई व्यक्ति, देखो ध्यान से समझना, क्या कह रहा है? जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती थी? मिलती ऐसे थी और है में बड़ा फर्क है, ध्यान देना। जन्म के आधार पर पहले नागरिकता ऐसे मिलती थी कि अगर किसी आदमी का जन्म भारत में हुआ है, किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, क्योंकि वो भारत की सीमा के अंदर जन्मा है, इसलिए भारत का नागरिक है। सिंपल था, भारत में जन्म हुआ तो भारत का नागरिक। अब इतने सारे लोग भारत आते हैं, इतने सारे विदेशी भारत में रहते हैं, उनमें से किसी न किसी का जन्म भारत में होगा ही होगा, किसी न किसी के बच्चे का। अब वो इंग्लैंड का बच्चा नागरिकता कहां की ले लेगा? भारत की। तो इसमें जो है ना कुछ संशोधन किए गए। ये संशोधन अति महत्वपूर्ण थे। जैसे सबसे पहले जो संशोधन हुआ 1986 में, वो इसी में हुआ, समझ रहे हो? इसमें कहा गया 1986 में कि भैया केवल बच्चे का जन्म भारत में होने से नहीं होगा। 86 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और कहा गया कि उसके माता पिता भी क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। उसके माता और पिता दोनों क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। कब कहा गया? ये 96 में कहा गया, 1986 में कहा गया, समझ रहे हो बात को? अब पहले क्या है? जन्म के आधार पर, जन्म हुआ तो भारत का नागरिक। अब क्या कह रहा है यही कानून, नागरिकता का अधिनियम, कि उसके माता या पिता जो है वो क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। दूसरी बार ये जो कानून है इसी जन्म के आधार पर में संशोधन हुआ 2003 में। कब संशोधन हुआ? 2003। और 2003 में कहा गया कि माता या पिता दोनों जो हैं, उन दोनों की भारत की नागरिकता वो वैलिड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वैलिड, यानी वैधानिक होनी चाहिए, अवैधानिक नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? मतलब मैं इसके लिए बिल्कुल वैसे ही शब्द लिखूं कि दोनों की नागरिकता कैसी होनी चाहिए? वैधानिक होनी चाहिए। उन्होंने तरीके से प्राप्त की हो, वो धोखे से प्राप्त की गई नागरिकता ना हो, ठीक है? तब उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा। अब क्या समझे? क्या जिस बच्चे का जन्म भारत में होगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा? क्या चाहिए? माता पिता भी भारतीय होने चाहिए। ये संशोधन कब हुआ? 1986 में, समझ गए? और 2003 में क्या संशोधन हुआ कि दोनों की नागरिकता, माता पिता की नागरिकता क्या होनी चाहिए? वैधानिक होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, समझ रहे हो? वो धोखे से प्राप्त की गई नागरिकता ना हो। तो जन्म के आधार पर हमको नागरिकता मिलती है। दूसरा, हमको नागरिकता मिलती है वंश के आधार पर। किस आधार पर मिलती है? वंश के आधार। हम सबको नागरिकता कैसे मिली होगी? वंश के आधार पर मिली है। मिली या नहीं मिली है ना?
हम सबको नागरिकता कैसे मिली है? वंश के आधार पर। मेरे पिताजी भारतीय थे, मैं भारतीय हूं। मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादाजी भारतीय थे, तो मेरे पिताजी भारतीय हुए। समझ रहे हो बात को? और ये वंश के आधार पर जो नागरिकता है वो चली आ रही है। आई बात समझ में? ये जो नागरिकता का प्रावधान था, इस नागरिकता के प्रावधान में वंश पहले केवल लिया जाता था पिता के आधार पर। किसके आधार पर लिया जाता था? पिता। वंश पिता से जोड़ा जाता था केवल। 1992 में इसमें एक संशोधन हुआ और कहा गया कि वंश केवल पिता के आधार पर क्यों? वंश में भी नागरिकता पिता या माता दोनों के आधार पर दी जा सकती है। अगर कोई माता के वंश के आधार पर भी, माताजी का जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, उनकी माताजी का जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, तो भी वो बच्चा क्या है? नागरिक है। सही बात है, बच्चे को जन्म तो माँ देती है, भूख में तो माँ पालती है ना? और वंश किसका चलता है? पिताजी का चलता है नहीं चलता है? तो ये जो है ना वो संशोधन कर दिया गया वंश के आधार पर। तो हमें नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है? 5 प्रकार से। अभी कितने प्रकार देखे? 2 प्रकार। पहला कौन सा है? जन्म के आधार पर। दूसरा कौन सा है? वंश के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। किस आधार पर? पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर का मतलब है बाई रजिस्ट्रेशन। कैसे नागरिकता मिलेगी? बाई रजिस्ट्रेशन। बाई रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है कि आप जो है वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो भाई भारत का नागरिक बनने के लिए अगर आप पंजीकरण करवा करके भारत का नागरिक बनोगे तो बहुत आसान है नहीं, आपको लगातार 7 साल तक भारत में निवास करना होगा। ठीक है, कम से कम यदि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक भारत में निवास करता है तो ही वो क्या ले पाएगा? भारत की नागरिकता ले पाएगा। किस आधार पर? पंजीकरण। अब एक बात मान के चलो अमेरिका से डेनियल आया, ठीक है, वो आया आज, ठीक ना, और जनवरी में बोल रहा है 2024 में कि भारत की नागरिकता चाहिए, तो क्या दे देंगे उसको नागरिकता? ऐसे ही दे देंगे नागरिक? ऐसे नहीं दिया जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन वो करवाएगा तो रजिस्ट्रेशन भी कितने साल बाद करवा सकता है? 7 साल। वो 7 साल तक कम से कम भारत में निवास किया हुआ हो। आई बात समझ में? रेगुलर 7 वर्षों तक निवास किया होना चाहिए भारत में। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि लगातार कितने वर्षों तक भारत में रहने पर भारत की नागरिकता मिलती है? तो कितने वर्षों तक? 7 साल। आई बात समझ में? अगला जो हमको नागरिकता, कितने प्रकार हो गए? अभी 3। चौथा प्रकार कौन सा है? देशीयकरण। कौन सा है? देशीयकरण। देशीकरण के आधार पर नागरिकता या देशीयकरण के आधार पर नागरिकता, इसको हम कहते हैं बाई नेचुरलाइजेशन। बाई नेचुरलाइजेशन, ठीक है भाई। इस आधार पर नागरिकता, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता क्या होती है? देखो, यदि कोई व्यक्ति जो है वो विज्ञान, साहित्य या कला, इन क्षेत्रों में प्रबुद्ध व्यक्ति है, समझ रहे हो बात को, तो हर देश चाहता है कि ये योग्य व्यक्ति उसके पास रहे, है ना? मतलब चाहेगा ही, हर देश चाहेगा। अगर सारे देशों के, मतलब दुनिया के सारे विज्ञान से सारे वैज्ञानिक हमारे यहाँ आ जाएं तो क्या हम मना करेंगे नागरिकता देने से? नहीं करेंगे, हम तो बोलेंगे आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। दुनिया के सारे अच्छे खेल से संबंधित या इसके अंतर्गत खेल खिलाड़ी या कई सारे प्रकार की चीजें हैं, वो व्यक्ति अगर आ जाएं भारत में तो उनको नागरिकता देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो उनको नागरिकता कैसे मिलती है? देशीयकरण के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है तो उसके लिए पहली शर्त है कि उसे एक ऐसी भारतीय भाषा का ज्ञान हो जो 8वीं अनुसूची में वर्णित की गई है। 8वीं अनुसूची में केवल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। इन 22 भाषाओं में से अगर वो व्यक्ति किसी भी एक भाषा को बोलना जानता है और वह यदि लगातार 10 वर्षों से, कितने वर्षों से? 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है तो तब उसको नागरिकता दी जाती है। किस आधार पर? देशीयकरण के आधार पर। बड़ा सिंपल है। कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, समाज, इन क्षेत्रों से आने वाले प्रबुद्ध व्यक्तियों को कोई भी देश नागरिकता देना चाहेगा, भारत भी देना चाहेगा, परंतु उसके लिए शर्त यह है कि उस व्यक्ति को भारत की कोई एक भाषा आती हो। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं,
समझ रहे हो बात को? उसमें कश्मीरी है, उसमें पंजाबी है, उसमें बंगाली है, उसमें ओडिया है, उसमें कन्नड़ है, उसमें तेलुगु है, मलयालम है, सिंधी है, समझ रहे हो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली वगैरह है, ये सारी भाषाएं हैं उसके अंदर। तो इन भाषाओं में से कोई अगर एक भाषा भी उसको आती है, कोई भी एक भारतीय भाषा आती है, या वो 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है, तो इस आधार पर उसको नागरिकता दी जाएगी। कितने हो गए? 4 प्रकार हो गए। 5वां प्रकार जिस आधार पर नागरिकता दी जाती है, वो 5वां प्रकार कौन सा है? 5वां प्रकार है कि अधिग्रहित क्षेत्र के आधार पर। कौन से आधार पर? अधिग्रहित क्षेत्र। अधिग्रहित क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, अधिग्रहित क्षेत्र के आधार पर भी नागरिकता मिल सकती है। अधिग्रहित क्षेत्र के आधार पर कैसे मिलेगी? जैसे हमने कल एक अनुच्छेद 2 में तुमको पढ़ाया था कि भारत ने सिक्किम को अधिग्रहित, सिक्किम को मतलब भारतीय संघ में शामिल किया था 34वें संविधान संशोधन और 35वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो सिक्किम के लोग भी भारतीय नागरिक हुए, ये अधिग्रहित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता हुई। या फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई दमन द्वीप पहले किसके पास था? पुर्तगालियों के पास था। जब उन्होंने छोड़ा भारतीय संघ में मिलाया गया, तो उसके लोग भी क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही अन्य क्षेत्र भी हैं अधिग्रहित क्षेत्र, मतलब जिसको भारत सरकार ने प्राप्त किया है, प्राप्त करके भारतीय संघ में मिलाया है, वहां के लोग ऑटोमेटिकली क्या हो गए? भारत के नागरिक हो गए। तो भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5। सबसे पहला क्या है? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर क्या है कि माता पिता क्या होने चाहिए? भारतीय होनी चाहिए। और दोनों की जो नागरिकता है वो कैसी होनी चाहिए? वैधानिक होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर नागरिकता कैसी है कि देखो माता पिता का दोनों का वंश चलेगा, केवल पिता के वंश के आधार पर नागरिकता होगी ऐसा नहीं है। समझ रहे हो बात को? फिर क्या है? पंजीकरण। अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत में रह रहा है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना? देशीयकरण, कला, विज्ञान, साहित्य क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। और 5वां क्या है? अधिग्रहित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता। तो ये तो था मतलब नागरिकता और नागरिकता से संबंधित कानून वगैरह, जो नागरिकता के संबंध में कानून वगैरह कहता है। इसके इतर क्या ध्यान रखना है? इसके अतिरिक्त क्या ध्यान रखना है? तो एक तो हमको यही पता होना चाहिए जो मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया। मैंने बताया था कि भैया एक तो होते हैं एनआरआई। एनआरआई वे भारतीय जो भारत में भारतीय मूल के हैं परंतु विदेशों में निवास कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एनआरआई कहते हैं। एनआरआई का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट इंडियंस। आई बात समझ में? दूसरा क्या है? दूसरा है पीआईओ। पीआईओ का मतलब क्या हो जाएगा? पीआईओ का मतलब हो जाएगा पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। आई बात समझ में? यानी भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं उनके लिए ये वाला कार्ड दिया जाता है जो यहाँ पे लगा है, पीआईओ कार्ड। समझ गए बात को? और तीसरा मैंने यहाँ पे बताया था ओसीआई। क्या बताया था? ओसीआई। ओसीआई का मतलब क्या हुआ? ओसीआई का मतलब हुआ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है योजनाओं को, तो फिर अभी कौन सी चल रही है? ओसीआई चल रही है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वगैरह। ठीक है ना? बाकी इसको देख लेते हैं। अभी फिलहाल इतना सबको क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी वगैरह तो नहीं है? अच्छा, ये पीआईओसी और इसके संबंध में ना कभी कमेटी वगैरह